गुड़गांव और नोएडा दो शहर दिल्ली के साथ लगते हुए और मॉनसून के अंदर दोनों अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। क्या है दोनों में समानता और असमानता, आज इस वीडियो में हम आपको पूरा वो कंपैरिजन करके बताने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या एक ड्रेनेज सिस्टम है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है और प्रॉपर्टी बायर्स की क्या पसंद है, ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में एक एक एस्पेक्ट कंपैरिजन करके हम आपको पूरा बताने वाले हैं। वीडियो में कहीं मत जाइएगा क्योंकि यहाँ हर एक एस्पेक्ट आपकी प्रॉपर्टी बाइंग डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकता है। तो हमें एक एक चीज़ समझनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो पेपर पेन लेके आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैंने जैसा बताया कि प्रॉपर्टी खरीदते टाइम एक एक चीज़ आपको समझनी ज़रूरी होती है। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट होता है नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। तो सीधा शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं आखिर नोएडा क्या है। नोएडा 1976 में एक प्लान टाउनशिप बन के आई। ये जो टाउनशिप थी वो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी थी। इसे यूपी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि एक इंटीग्रेटेड मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिटी बने जिसके अंदर अर्बन स्पेस का भी प्रोविजन हो। वहीं बात करें गुड़गांव की, तो गुड़गांव 1970 से प्रॉपर डेवलपमेंट शुरू हुई, जब पहली बार मारुति सुजुकी ने यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टैब्लिश किया। वहीं पर जीई ने बिजनेस आउटसोर्सिंग ऑपरेशंस शुरू किए रियल एस्टेट फर्म के साथ कोलैबोरेशन करके। तो गुड़गांव के अंदर यहाँ बदलाव आना शुरू हो गया। गुड़गांव एक ग्रोथ की राह पे चल पड़ा। गुड़गांव के बारे में कहा जाता है कि ये सेकंड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब है और थर्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल एंड बैंकिंग हब है। गुड़गांव अपने आप में इंडिया का एक लार्जेस्ट मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री है यहाँ पर, और अपने आप में गुड़गांव के अंदर बहुत सारी खासियत है। जैसे गुड़गांव 8th लार्जेस्ट सिटी है इन टर्म्स ऑफ टोटल वेल्थ, तो यहाँ पे लोगों के पास फाइनेंशियल कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे इंडिया की लार्जेस्ट कंपनीज जिसे कहते हैं फॉर्च्यून 500 कंपनीज, उनमें मैक्सिमम कंपनीज ने, ऑलमोस्ट 250 कंपनीज ने जिन्होंने इंडिया में अपने ऑपरेशंस करने थे, उन्होंने गुड़गांव के अंदर अपने ऑफिसेज ओपन किए। तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी निकल कर आई। गुड़गांव के अंदर पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 2007 के अंदर आया। वहीं गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी 2017 के अंदर सबसे पहली बार आई। लेकिन ये बात भी सही है कि जो फर्स्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो फिनिशिंग की स्टेज पे 1980s में आ गया। मतलब गुड़गांव की ग्रोथ स्टोरी ऑलमोस्ट 1980s से शुरू हो चुकी थी। अब बात फिर से करते हैं नोएडा की। नोएडा के अंदर 87 किलोमीटर का लार्ज स्ट्रॉम ड्रेन नेटवर्क ऑलरेडी इसके अंदर बिछाया हुआ है, और ये इंश्योर करता है कि इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट यहाँ हो पाए। एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नोएडा के अंदर दिखता है। अगर नोएडा के अंदर 87 किलोमीटर का ड्रेनेज नेटवर्क है तो गुड़गांव के अंदर 40 किलोमीटर का ड्रेनेज नेटवर्क है। दोनों एरिया की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख पीपल्स है। अब बात करते हैं लैंड एक्विजिशन की। देखिए, नोएडा के अंदर लैंड एक्विजिशन में सबसे प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पहले लैंड एक्विजिशन होती है, उसके स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज हैं। यहाँ पर फार्मर से डायरेक्ट लैंड बाइंग नहीं होती है। तो जब लैंड एक्विजिशन अथॉरिटी करती है और उसके बाद डेवलपर्स को अलॉट करती है, लेकिन डेवलपर्स को अलॉट करने से पहले उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सीवरेज, मतलब वो ड्रेनेज रिलेटेड सारे इशू और इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, तब अथॉरिटी डेवलपर को लैंड अलॉट करती है। उसके बाद वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है। मतलब डेवलपर अगर कोई है तो वहाँ पर वो उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करता है। और उसी टाइप से नोएडा अथॉरिटी अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करती है तो वहाँ पहले प्रॉपर सारी भौतिक सुविधाएं प्रदान कर देती है, उसके बाद ही वहाँ पे लैंड अलॉट करती है। मतलब अगर कोई इंडस्ट्री आ रही है या कोई रेजिडेंशियल यूनिट आ रही है या फिर कमर्शियल कोई मॉल आ रहा है, तो मॉल के काम शुरू होने से पहले वहाँ वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर दी जाती हैं। वहीं बात करें गुड़गांव की, तो यहाँ पर 100 से लेकर 500 एकड़ तक की टाउनशिप के लिए अगर आप चाहते हैं तो फार्मर से लैंड आप लेते हैं। जैसे मैंने बताया, नोएडा के अंदर अथॉरिटी लैंड एक्वायर कर रही है। यहाँ पर अगर प्राइवेट डेवलपर
कोई टाउनशिप डेवलप करना चाहते हैं तो डायरेक्ट फार्मर से लैंड बाय करते हैं। लैंड बाय करके, चूंकि टाउनशिप के लिए पहले 100 एकड़ मैंडेटरी हुआ करता था, अब टाउनशिप के लिए 25 एकड़ हो गया है। तो धीरे धीरे पहले 50 फिर 25 एकड़ हो गया है। वहीं ग्रुप हाउसिंग के लिए भी गवर्नमेंट ने नॉर्म्स ईज किए हैं और वहीं पर अफोर्डेबल हाउसिंग का भी प्रोविजन किया गया है। ये एक मुद्दा अलग है, मैं इसमें डीप में जाऊंगा तो बहुत अंदर तक चले जाएंगे। तो हम ओवरऑल ये समझते हैं कि यहाँ पर प्राइवेट डेवलपर अगर कोई अपने काम कर रहा है तो वो प्राइवेट डेवलपर फार्मर से लैंड बाय करके अथॉरिटी से अप्रूवल लेता है और फिर उसके ऊपर डेवलपमेंट करता है। तो डेवलपर प्लानिंग तो अच्छी कर रहा है, एग्जीक्यूशन भी अच्छा होता है, लेकिन वो इंटरनल सारी प्लानिंग को एग्जीक्यूट ज़रूर अच्छे से कर लेता है। लेकिन बाहर अथॉरिटी द्वारा वो ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना जिसके लिए ईडीसी आईडीसी एक आम बायर से रिकवर किया जाता है। गुड़गांव की अथॉरिटी जब प्रोजेक्ट अप्लाई करता है डेवलपर लाइसेंस के लिए तो ईडीसी आईडीसी चार्ज करती है। ईडीसी स्टैंड फॉर एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस और आईडीसी स्टैंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस। ये चार्जेस डेवलपर अथॉरिटी को पे करता है और वहीं जो प्रॉपर्टी बायर्स को प्रॉपर्टी सेल करता है उनसे उसकी रिकवरी भी कर लेता है। मतलब एट लास्ट होम बायर के पास से वो ईडीसी आईडीसी चार्जेस दे होते हैं, वो अथॉरिटी के पास पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर आके अर्बन प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो जाती है जब इंटरनल डेवलपर की टाउनशिप के अंदर तो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं लेकिन बाहर कुछ नहीं हो पाता। तो यहाँ पर अर्बन प्लानिंग थोड़ी सी फेल होती नज़र आती है। और फिर जब इनिशियल लेवल पे ये प्लान किया गया था कि इस सिटी को प्रॉपर डेवलप करना है तो यहाँ पर ये कंडीशंस थी कि जो नेचुरल ड्रेन्स और डैम्स हैं ये किसी भी तरह से मास्टर प्लान के अंदर डिस्टर्ब नहीं किए जाएंगे। खैर गवर्नमेंट की प्लानिंग भी ऐसी थी कि इसे डिस्टर्बेंस नहीं किया गया, लेकिन एनक्रोचमेंट ने जो डैम्स और नेचुरल ड्रेन्स गुड़गांव के अंदर ऑलरेडी बने हुए थे उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। तो धीरे धीरे वो पुराने जो ब्रिटिशर्स टाइम से बने हुए थे वो धीरे धीरे कहीं हद तक गुड़गांव से वो लुप्त होते हुए चले गए। और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट को डेवलप करना था तो यहाँ उतनी पेस से नहीं हुआ जितनी पेस से नोएडा में होता हुआ चला गया। अब बात करते हैं रेन टाइम पे ड्रेनेज की। देखिए नोएडा के अंदर चूंकि हिंडन और यमुना रिवर बिल्कुल साथ है तो वहाँ पर 87 किलोमीटर्स का जो लॉन्ग इफेक्टिव मैनेजमेंट है रेनफॉल का, मतलब प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम जो है उससे पानी हिंडन रिवर और यमुना रिवर्स में चला जाता। तो इसके कारण पानी वाटर लॉगिंग जैसे इश्यूज यहाँ नहीं होते हैं। अब बात करते हैं गुड़गांव के ड्रेनेज की। गुड़गांव की एक ड्रेन सीधा एम्बियंस मॉल से होते हुए और नजफगढ़ ड्रेन कनेक्ट करती है। दूसरी डीएलएफ फेज 1, 2, 3 सुशांत लोग एमजी रोड और उसके आसपास के एरिया से होते हुए इफ्को चौक और फिर नजफगढ़ ड्रेन कनेक्ट करती है। और तीसरी जो ड्रेन है वो आपका नजफगढ़ ड्रेन जिसे बादशाहपुर ड्रेन भी कहते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 60% ऑफ द सिटी इसके अंदर कनेक्टेड है। उसमें अभी भी पूरी तरह से काम नहीं हो पाया। इसके कारण अभी भी गुड़गांव वाटर लॉगिंग जैसे इश्यूज फेस कर रहा है। अब टोटल गुड़गांव 40 किलोमीटर की लेंथ के ऊपर, जैसे मैंने नोएडा में बताया 87 किलोमीटर की ड्रेनेज लेंथ है और गुड़गांव के अंदर 40 किलोमीटर की ड्रेनेज लेंथ है। पॉपुलेशन दोनों की सेम है। तो ऐसे केस में 30 लाख लोग को बहुत ज़्यादा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा है ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए थोड़ा वाटर लॉगिंग के इश्यूज आप गुड़गांव में ज़्यादा देखते हैं। वहीं नोएडा में मानसून के टाइम पे किसी भी टाइप की जो वाटर लॉगिंग वाले इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं गुड़गांव के जियोग्राफिकल प्रेजेंस की। घाटा के पास गुड़गांव के अंदर सी से टॉप लेवल गुड़गांव का वहाँ पे आता है और वहीं पर खिड़की माजरा जो गुड़गांव के दूसरे कोने पर है वो सी लेवल से एक सबसे निचली स्तर के ऊपर आता है। जब बहुत ज़्यादा रेन होती है तो रेन का स्लोप सीधा जो टॉप लेवल गुड़गांव का है, चूँकि अरावली रेंज है, अरावली रेंज से पूरा पानी इकट्ठा होके टॉप लेवल से गुड़गांव के नीचे के लेवल की तरफ आगे आता है। तो ड्रेनेज सिस्टम भी जो गवर्नमेंट ने बनाया है वो भी उसी लेवल पे बनाया है, जो उस लेवल से टॉप लेवल से धीरे धीरे आके वो नजफगढ़ ड्रेन में मिल जाता है। तो गुड़गांव का जो नेचुरल प्रोसेस है उसी हिसाब से ड्रेनेज नेटवर्क को भी बनाया गया है। खैर
ड्रेनेज नेटवर्क के ऊपर मैंने एक और पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि कब क्या कहाँ से ड्रेनेज नेटवर्क चल रहा है, कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ और गुड़गांव को वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिंक मैं दे रहा हूँ, मैं आप इस वीडियो को पूरा देखकर समझ सकते हैं। तो जो वाटर का फ्लो है वो गुड़गांव के अंदर जब आता है, रावली का पानी भी आता है, तो गुड़गांव में वाटर लॉगिंग वाले इश्यूज अपने आप हो जाते हैं। तो जियोग्राफिकल डिफरेंस नोएडा और गुड़गांव के अंदर एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि यहाँ पर भी अथॉरिटीज़ काम कर रही है। ड्रेनेज नेटवर्क ऑलरेडी बादशाहपुर ड्रेन का किया जा रहा है, उस पर अच्छे से काम किया जा रहा है। तो आज जो स्थिति है आने वाले साल 1.5 साल में वो चीज़ें नहीं रहेगी। गुड़गांव को एक अच्छा शहर बनाने के लिए यहाँ की अथॉरिटी भरपूर अपना प्रयास कर रही है। जो ये आप इश्यूज फेस करते हैं ये बहुत ज़्यादा और परमानेंट नहीं है, ये साल में 1 या 2 बार ऐसे इश्यूज आते हैं। तो लोग इसे परमानेंट ना मान लें कि गुड़गांव के अंदर हमेशा ही पानी भरा रहता है। गुड़गांव एक साफ और स्वच्छ शहर ऑलरेडी है और अथॉरिटी इसे बनाने के लिए अच्छे प्रयास भी करती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के रहने वाले लोग भी अपने शहर को सुंदर बनाने के लिए हर वो संभव प्रयत्न करते हैं। अब समझते हैं कि आखिर वो क्या रीजंस हैं जो प्रॉपर्टी बाइंग में लोग गुड़गांव को ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे पहला रीज़न मैंने आपको बताया, फॉर्च्यून 500 कंपनीज जिन्होंने अपना इंडिया में बिजनेस करना है, अपने ऑपरेशंस करने हैं, उन्होंने अपने सेटअप, अपने ऑफिसेज गुड़गांव के अंदर खोले हैं। यहाँ बहुत सारे स्टार्टअप्स भी काम कर रहे हैं। वो बात और है कि बेंगलोर भी स्टार्टअप्स के लिए कहा जाता है, लेकिन गुड़गांव के अंदर भी बहुत सारे स्टार्टअप्स अच्छा काम कर रहे हैं। गुड़गांव को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है IGI एयरपोर्ट का और इसी के कारण यहाँ बहुत सारी MNCs अपना बिजनेस कर रही हैं। अब IGI एयरपोर्ट चाहे भले ही जेवर में एयरपोर्ट आ जाए, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से कहीं भी शिफ्ट नहीं होने वाला। और इंटरनेशनल चूँकि यहाँ आसपास उस हिसाब से सराउंडिंग्स एरिया में लोगों ने अपने ऑफिसेज, अपने एस्टेब्लिशमेंट सेटअप कर लिए हैं, रेजिडेंशियल एक्टिविटी सेटअप कर ली है। तो गुड़गांव को नियर फ्यूचर में कोई डेंट आता हुआ भी नहीं दिख रहा। फिर IT हब गुड़गांव को कहा जाता है। यहाँ पे IT जॉब्स बहुत सारी हैं और इस कारण से भी यहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है। फिर गुड़गांव को ऑटोमोबाइल सेक्टर भी कहा जाता है, जैसे मारुति और होंडा ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ सेटअप किए और इससे भी गुड़गांव को बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिली। बहुत जगह से लोग माइग्रेट होकर यहाँ पे गुड़गांव में आए और लोगों ने अपने आप को यहाँ पे गुड़गांव में सेट किया। गुड़गांव के अंदर अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ में एरो सिटी द्वारका का, एरो सिटी महिपालपुर के पास, IICC एम्बेसी एरिया जो द्वारका के एरिया में लगते हैं, फिर गुरुग्राम के अंदर ग्लोबल सिटी और विजन सिटी, ये कुछ अपकमिंग डेवलपमेंट्स हैं जो गुड़गांव के अंदर और उसके आसपास के पेरिफेरल एरिया में है, जो आने वाले टाइम में इसको और बेहतर मिलेनियम सिटी के तौर पे प्रस्तुत करने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट ने जोर दिया है और इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से काफ़ी इम्प्रूव भी हुआ है। वो बात और है कि पहले का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ स्कोप नहीं था मोबिलिटी का, वहाँ बसेस चलाई गई लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। तो गवर्नमेंट देर आई सवेर आई, लेकिन मेट्रो नेटवर्क ऑलरेडी गुड़गांव के अंदर अब सैंक्शन हो गया है। गुड़गांव के अंदर RRTS का भी प्लान है और फर्दर फ्यूचर में बुलेट ट्रेन का भी यहाँ प्रोविज़न है। तो इसे जो मोबिलिटी है वो बेस्ट से बेस्ट मोबिलिटी गुड़गांव को दी जा रही है। फिर बात करते हैं कनेक्टिविटी की। जब बात कनेक्टिविटी की आती है तो गुड़गांव को हर तरह से कनेक्टिविटी मिल रही है। गुड़गांव को अच्छा बेहतर डेवलप करने के लिए एक द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया गया और मैं कहूँगा कि गुड़गांव के लेफ्ट हैंड साइड पे, NH8 के लेफ्ट हैंड साइड पे SPR भी बनाया गया। तो एक रिंग ऑलमोस्ट नेटवर्क यहाँ पे तैयार किया गया है, जिससे कि गुड़गांव के दोनों हिस्से के लोग नई कनेक्टिविटी के थ्रू आपस में इंटरकनेक्ट हो सकें। इसको अच्छे बड़े नेशनल बस स्टैंड्स भी दिए गए और इसकी कनेक्टिविटी के लिए UER2 और दिल्ली के अंदर आपने देखा जैसे अभी भी टनल के थ्रू द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्टिविटी दी जा रही है वसंत कुंज के एरिया से। तो कनेक्टिविटी कैसे बेटर हो पाए, कैसे गुड़गांव सोनीपत कुंडली से आपस से वेल कनेक्टेड है और UER2 के थ्रू और अच्छी कनेक्टिविटी मिल पाए, इसके लिए सारे वो प्रयत्न यहाँ की अथॉरिटीज़ कर रही हैं। फिर मेडिकल हब की बात करें तो यहाँ पे मेडिसिटी, फोर्टिस, आर्टेमिस, मैक्स, पारस हॉस्पिटल
जैसे बड़े हॉस्पिटल हैं, और तो इसीलिए गुड़गांव को मेडिकल हब भी कहा जाता है। और दिल्ली के साथ होने का बेनिफिट गुड़गांव को इसीलिए भी मिला क्योंकि दिल्ली का रिफ्लेक्शन आया है। फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर भी आप देखेंगे हरियाणा का नोएडा से थोड़ा बेटर है। तो नोएडा हमेशा थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर पे पीछे रह जाता है। वो बात और है कि पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नोएडा में भी देखने को मिली, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, लेकिन गुड़गांव में लॉ एंड ऑर्डर नोएडा के कंपैरिजन में पहले से बेहतर चला आ रहा है। गुड़गांव के अंदर अब एमएनसी कल्चर पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो चुका है। वहीं अगर हम इंडस्ट्रियल की बात करें तो गुड़गांव के आसपास जैसे राजस्थान, यूपी के एरियाज़ हैं जहां इंडस्ट्रियल टाउनशिप बहुत ज़्यादा है, तो इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी भी ऑलरेडी गुड़गांव को काफ़ी हद तक मिली हुई है। ड्रेनेज सिस्टम ज़रूर नोएडा का बेटर है, लेकिन गुड़गांव के अंदर भी अब ऐसी प्लानिंग चल रही है कि फर्दर फ्यूचर में मॉनसून के टाइम पर ऐसी दिक्कतें ना आए। तो अब तक आप समझ गए होंगे, इतनी सारी प्लस माइनस के बावजूद भी गुड़गांव लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। ये बात सही है कि गुड़गांव में अभी भी प्रॉपर प्लानिंग और नेचुरल ड्रेन्स को प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी उसमें बेहतर होने की गुंजाइश है। तो मानसून में ऐसे चैलेंजेस ना आए, इसीलिए मेरे को लगता है कि दोनों सिटीज़ को और जितना बेटर वर्क कर सकते हैं उतना करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। फ्यूचर में रेगुलर और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपके सिर्फ काम की बात बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। नमस्कार, जय हिंद।